मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव धनपुरा का रहने वाला हूं। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ पिछले साल दिवाली से ठीक एक हफ्ते पहले घटी थी। उस घटना के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। रात में नींद नहीं आती और जब भी आंखें बंद करता हूं तो वही भयानक दृश्य आंखों के सामने घूमने लगते हैं। हमारे गांव के बाहर एक पुराना तालाब है जिसे लोग काला तालाब के नाम से जानते हैं। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यह तालाब कम से कम 200 साल पुराना है और इस तालाब में एक भयानक पांडुब्बा रहता है जो हर 10 साल में एक इंसान की बलि मांगता है। लेकिन हम युवा लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। हमें लगता था कि बूढ़े लोग बस डरा रहे हैं ताकि हम उस तालाब में तैरने ना जाएं। लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी सारी सोच बदल दी। उस दिन मेरे 3 दोस्त आए थे गांव घूमने के लिए, संजय, अनिल और विकास। हम चारों बचपन के दोस्त थे, लेकिन नौकरी की वजह से सब अलग अलग शहरों में रहते थे। संजय पटना में इंजीनियर था, अनिल मुंबई में सॉफ्टवेयर डेवलपर और विकास दिल्ली में बैंक में काम करता था। दिवाली की छुट्टियों में सब गांव आए थे। शाम को हम चारों मेरे घर की छत पर बैठे चाय पी रहे थे और पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। तभी संजय ने कहा, यार राजेश, याद है हम लोग बचपन में काला तालाब में कैसे नहाने जाते थे? चलो आज फिर से चलते हैं। मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि पिछले महीने गांव के एक लड़के मनोज की लाश उस तालाब से मिली थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था और चेहरे पर ऐसा डरावना भाव था जैसे उसने मरने से पहले कोई बहुत भयानक चीज देखी हो। लेकिन मेरे दोस्त हंसने लगे। विकास ने मजाक में कहा, अरे यार, तू भी बुड्ढों जैसी बातें करने लगा। शहर में रहकर हम लोग क्या क्या नहीं देख चुके हैं। तेरे इस गांव के भूत प्रेत से डरने वाले नहीं हैं। अनिल ने भी साथ दिया और बोला, चल न यार, रात को 10 बजे चलते हैं तालाब पर। चांदनी रात है, मजा आएगा। और वैसे भी डर तो तब लगता है जब अकेले जाओ। हम चारों साथ हैं तो क्या होगा। मैं बहुत मना करता रहा, लेकिन तीनों ने मुझे मनाने के लिए बचपन की दोस्ती का वास्ता दे दिया। आखिरकार मैं मान गया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के ठीक 9:30 बजे हम चारों टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर घर से निकल पड़े। मैंने माँ से झूठ बोल दिया कि हम खेतों की तरफ सैर करने जा रहे हैं। माँ ने चिंतित होकर कहा, बेटा रात को बाहर मत घूमो और काला तालाब की तरफ बिल्कुल मत जाना, उधर की हवा भी ठीक नहीं है। मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि हम सिर्फ खेतों में घूमने जा रहे हैं। गांव से तालाब तक का रास्ता करीब 2 किलोमीटर का था। रास्ते में घने पीपल और बरगद के पेड़ थे जिनसे होकर एक कच्ची सड़क जाती थी। चांदनी रात होने के बावजूद उन पेड़ों की छाया में अंधेरा था। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और आसपास सन्नाटा था। सिर्फ हमारे जूतों की आवाज और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जब हम तालाब के पास पहुंचे तो मेरी धड़कनें तेज हो गईं। तालाब बहुत बड़ा था, करीब 5 एकड़ में फैला हुआ। चारों तरफ ऊंची घास और झाड़ियां थीं। पानी बिल्कुल काला दिख रहा था और उसकी सतह पर चांद की रोशनी परावर्तित हो रही थी। तालाब के किनारे एक टूटा हुआ पुराना मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पहले काली माई की पूजा होती थी। संजय ने उत्साह से कहा, वाह यार, कितनी शांति है यहाँ, चलो पानी में उतरते हैं। मैंने फिर से मना किया, लेकिन तीनों ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। विकास ने कहा, तू किनारे पर ही बैठ, हम लोग थोड़ा तैर लेते हैं। अनिल ने मजाक में कहा, हाँ यार, तू टॉर्च पकड़े रहे, अगर तेरा पांडुब्बा आया तो हमें बचा लेना। तीनों जोर से हंसे और पानी में कूद गए। मैं किनारे पर बैठ गया और टॉर्च से उन पर रोशनी डालता रहा। वे लोग पानी में तैर रहे थे, हंस रहे थे और एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। करीब 10 मिनट तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक मुझे पानी में कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने टॉर्च की रोशनी तालाब के बीचों बीच डाली तो देखा कि पानी में कुछ बुलबुले उठ रहे थे। मैंने जोर से चिल्लाकर अपने दोस्तों को बुलाया, जल्दी बाहर आ जाओ, पानी में कुछ है। संजय ने हंसते हुए कहा, अरे यार डरा मत, कोई मछली होगी। लेकिन बुलबुले बढ़ते जा रहे थे और अब पानी में एक बड़ा घूमता हुआ गोला बन रहा था। मैं घबरा गया और फिर से चिल्लाया, भाई साहब मैं सच कह रहा हूं, जल्दी बाहर निकलो। अनिल और विकास किनारे की तरफ तैरने लगे, लेकिन संजय अभी भी तालाब के बीच में था। तभी अचानक संजय ने एक चीख मारी, एक ऐसी चीख जो मेरे कानों में आज भी गूंजती है। उसने चिल्लाकर कहा, कुछ है, कुछ मेरी टांग पकड़ रहा है। मैं उठकर खड़ा हो गया और टॉर्च की तेज रोशनी पानी में डाली। जो दृश्य मैंने देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। पानी के नीचे से एक विशालकाय साया दिख रहा था। वो कोई मछली नहीं था, वो कुछ और था, कुछ बहुत बड़ा और भयानक। संजय का आधा शरीर पानी के नीचे खिंच गया। वो हाथ पैर मार रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। अनिल और विकास तेजी से तैरकर उसके पास पहुंचे और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। मैं पागलों की तरह किनारे पर भाग रहा था और नहीं समझ पा रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक वो चीज पानी से बाहर आई। भगवान कसम, वो कोई साधारण पांडुब्बा नहीं था। वो एक विशालकाय जीव था, करीब 15 फीट लंबा, जिसका सिर एक मगरमच्छ जैसा था, लेकिन शरीर किसी विशाल सांप जैसा। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और मुंह से पानी और लार टपक रही थी। उसकी पीठ पर काले रंग के कांटे थे और पूरा शरीर काली पपड़ी से ढका हुआ था।
वो जीव संजय को अपने मुंह में पकड़े हुए था। संजय की चीख इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अनिल और विकास भी डर के मारे चीखने लगे। वो जीव एक बार फिर पानी में गया और संजय को अपने साथ ले गया। बस कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। पानी में सिर्फ खून फैल रहा था और लहरें उठ रही थी। संजय गायब हो गया था। अनिल और विकास जान बचाकर तैरते हुए किनारे पर आए। दोनों की हालत बहुत खराब थी, कांप रहे थे, रो रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे। मैंने जल्दी से उन्हें कपड़े पहनाए और हम तीनों भागते हुए गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में विकास बार बार उल्टी कर रहा था और अनिल की आंखों में आंसू थे। हम सीधे गांव के सरपंच के घर पहुंचे। सरपंच रामनारायण सिंह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो गांव के सभी रहस्यों को जानते थे। जब हमने उन्हें सारी बात बताई तो उनका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मैंने तुम लोगों को कितनी बार मना किया था उस तालाब के पास जाने से। वो कोई साधारण तालाब नहीं है। उस तालाब में जो जीव रहता है वो सैकड़ों साल पुराना है। हमारे दादा परदादा के जमाने से वो वहां है। उन्होंने आगे बताया, उस जीव का नाम काल नाग पांडुब्बा है। ये आधा नाग है और आधा मगरमच्छ। किसी तांत्रिक ने बहुत साल पहले इसे जन्म दिया था अपने काले जादू से। उस तांत्रिक ने इसे तालाब में रहने के लिए छोड़ दिया था और ये यहीं का होकर रह गया। हर 10 साल में इसे एक इंसान की बलि चाहिए। अगर बलि नहीं मिलती तो ये गांव में तबाही मचा देता है। सुनकर हम तीनों सन्न रह गए। सरपंच ने कहा, पिछली बार 10 साल पहले गांव के एक व्यक्ति को इसने मारा था और अब तुम्हारे दोस्त को। ये हर 10 साल में ठीक दिवाली से पहले शिकार करता है। विकास ने रोते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? हम पुलिस को बुलाएंगे। सरपंच ने सिर हिलाया। पुलिस क्या करेगी? वो लोग मानेंगे भी नहीं, और अगर मान भी गए तो उस जीव को मारना आसान नहीं है। कई बार गांव वालों ने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। वो जीव बहुत ताकतवर है और तालाब का पानी उसे और शक्तिशाली बनाता है। अगले दिन सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। संजय के माता पिता को फोन से बताया गया। उनका रोना सुनकर मेरा दिल बैठ गया। गांव के कुछ लोग तालाब पर गए संजय की लाश खोजने, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ पानी के किनारे खून के धब्बे थे और कुछ फटे हुए कपड़े। अगले 3 दिन तक मैं, अनिल और विकास एक कमरे में बंद रहे। हम बाहर निकलने से डर रहे थे। रात में नींद बिल्कुल नहीं आती थी। जब भी आंखें बंद करते तो वो भयानक जीव और संजय की चीख याद आ जाती। चौथे दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसका नाम था बाबा विश्वनाथ। वो काशी से आया था और कहा जाता था कि उसे तंत्र मंत्र का बहुत ज्ञान है। सरपंच ने उसे बुलाया था। बाबा ने जब पूरी कहानी सुनी तो उसने कहा, मैं उस जीव से लड़ सकता हूं, लेकिन मुझे तुम तीनों की मदद चाहिए। हम तीनों घबरा गए। अनिल ने कहा, नहीं बाबा जी, हम वापस उस तालाब पर नहीं जा सकते। हमें बहुत डर लग रहा है। बाबा ने समझाया, बेटा, अगर तुम नहीं गए तो वो जीव और ताकतवर हो जाएगा। तुम्हारे दोस्त की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और अगले 10 साल में वो फिर किसी को मारेगा। तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। उसकी बातों में कुछ सच्चाई थी। हमने आखिरकार हामी भर दी। शाम को 5 बजे हम सब तालाब की तरफ चल पड़े। बाबा के साथ गांव के 10 और मजबूत लोग थे। सबके हाथ में लाठी और मशालें थीं। बाबा ने एक बड़ा सा थैला उठाया हुआ था जिसमें पूजा का सामान, त्रिशूल और कुछ पवित्र जड़ी बूटियां थीं। जब हम तालाब पर पहुंचे तो बाबा ने सबसे पहले किनारे पर एक हवन कुंड बनाया। उसने घी, समिधा और कुछ विशेष जड़ी बूटियां डालकर आग जलाई। फिर उसने संस्कृत में कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्रों की आवाज तालाब के चारों तरफ गूंज रही थी। करीब 1 घंटे तक पूजा चलती रही। फिर बाबा ने हमें निर्देश दिए। उसने कहा, जब वो जीव बाहर आएगा तो तुम लोग मशाले पानी में फेंक देना। आग से वो कमजोर हो जाएगा और मैं अपने त्रिशूल से उस पर वार करूंगा। सूरज डूब रहा था और अंधेरा बढ़ रहा था। बाबा ने फिर से मंत्र पढ़े और इस बार और तेज आवाज में। तभी अचानक तालाब का पानी हिलने लगा, बुलबुले उठने लगे और एक तेज आवाज आई जैसे कोई विशालकाय जीव गरज रहा हो। गांव के लोग डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन बाबा ने सबको रुकने को कहा और फिर वो आया, वो भयानक कालनाग पांडुब्बा। इस बार वो पूरी तरह पानी से बाहर आया और किनारे पर रेंग कर आने लगा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। उसके दांत करीब 6 इंच लंबे थे और नुकीले। जब उसने गरज कर अपना मुंह खोला तो उसमें से एक भयानक बदबू आई। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। बाबा ने तुरंत त्रिशूल उठाया और एक मंत्र बोलते हुए उस जीव की तरफ फेंका। त्रिशूल सीधा जाकर उस जीव की गर्दन में घुस गया। जीव ने एक भयानक चीख मारी और तड़पने लगा, लेकिन वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। उसने अपनी पूंछ घुमाई और बाबा को मारने की कोशिश की। बाबा किनारे कूद गए और बचते बचते बचे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मशाले फेंको जल्दी। हम सब ने मशालें उस जीव पर फेंकी। आग उसके शरीर पर लगी और वो तड़पने लगा।
उसकी चमड़ी जलने लगी और एक भयानक धुआं उठने लगा। जीव ने फिर से पानी में जाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने एक और त्रिशूल निकाला। इस बार उन्होंने और जोर से मंत्र पढ़े और त्रिशूल को उस जीव के सीने में घोंप दिया। जीव की चीख इतनी तेज थी कि लगा जैसे पूरा तालाब हिल गया। वो तड़पता रहा, लहराता रहा और फिर धीरे धीरे उसकी हरकतें कम होने लगीं। करीब 10 मिनट तक वो तड़पता रहा और फिर एकदम शांत हो गया। बाबा ने पास जाकर देखा और फिर हमारी तरफ मुड़कर बोले, खत्म हो गया, अब तुम सब सुरक्षित हो। उस जीव की लाश को गांव वालों ने मिलकर तालाब से बाहर निकाला। वो इतना भारी था कि 20 लोगों को मिलकर उसे खींचना पड़ा। बाबा ने कहा कि इस लाश को जलाना होगा, नहीं तो इसकी आत्मा फिर से लौट सकती है। उसी रात हमने तालाब के किनारे एक बड़ी चिता बनाई और उस जीव को जला दिया। जलते समय एक बहुत भयानक गंध आई और आसमान में काला धुआं उठा। अगले दिन बाबा ने तालाब का शुद्धिकरण किया। उन्होंने गंगा जल और पवित्र जड़ी बूटियां तालाब में डालीं और घंटों मंत्र पढ़े। उन्होंने कहा, अब ये तालाब साफ हो गया है, यहां अब कोई खतरा नहीं है। बाबा ने हमें समझाया कि वो जीव सिर्फ एक शापित प्राणी था जो एक तांत्रिक की गलती की वजह से बना था। अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इस तालाब को अब भी सम्मान के साथ देखना होगा। कभी भी यहां गंदगी नहीं फैलानी है और न ही किसी जीव को नुकसान पहुंचाना है। उस घटना के बाद हमने संजय के माता पिता को सारी बात बताई। वे बहुत रोए, लेकिन कम से कम उन्हें यह सुकून था कि उनके बेटे की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक घटना थी। गांव वालों ने तालाब के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाया और संजय की याद में एक पत्थर की पट्टिका लगवाई। अनिल और विकास कुछ दिनों बाद वापस अपने शहरों को चले गए, लेकिन उस रात का डर उनके चेहरे से आज भी नहीं गया है। हम अब भी हर महीने फोन पर बात करते हैं और उस रात को याद करते हैं। कभी कभी अनिल रात में चीखता हुआ उठ जाता है और विकास ने मुझे बताया कि वो अब पानी से डरने लगा है। मैं अब भी धनपुरा में ही रहता हूँ। मेरे गांव का छोटा सा स्कूल में पढ़ाता हूँ। काला तालाब अब एक शांत और सुंदर जगह बन गया है। लोग वहां सुबह सैर करने जाते हैं और शाम को बच्चे खेलते हैं, लेकिन मैं अब भी उस तालाब के पास जाने से डरता हूँ। जब भी वहां से गुजरता हूँ तो मुझे वो भयानक रात याद आ जाती है। वो विशालकाय जीव, संजय की चीख, खून से लाल पानी और वो भयानक आंखें। कभी कभी रात में सपने में वो सब फिर से देखता हूँ और पसीने में नहाकर उठ जाता हूँ। माँ ने कहा है कि समय के साथ ये सब भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। कुछ चीजें इतनी भयानक होती हैं कि वो कभी नहीं भूलती। बाबा विश्वनाथ काशी वापस चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। ये ताबीज हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा। मैं वो ताबीज आज भी गले में पहने रहता हूँ। गांव में अब कोई उस रात की बात नहीं करता। लोग भूल जाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग उस रात वहां थे वो कभी नहीं भूल सकते। हम सब जानते हैं कि हमने क्या देखा था। हमने एक ऐसी चीज देखी थी जो इस दुनिया की नहीं थी। अब जब भी कोई नया व्यक्ति गांव आता है और काला तालाब के बारे में पूछता है, तो हम सिर्फ इतना कहते हैं कि ये एक पुराना तालाब है और यहाँ की अपनी कहानियां हैं। हम पूरी सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि कौन विश्वास करेगा। लोग कहेंगे कि हम पागल हैं या कहानियां गढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे, अनिल और विकास को पता है कि हमने क्या देखा। हमने उस भयानक जीव को अपनी आंखों से देखा था। हमने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोया था और ये दर्द हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। संजय की याद आज भी ताज़ा है। उसकी हंसी, उसके मजाक, उसका दोस्ताना अंदाज। हम चाहते थे कि वो दिवाली अपने परिवार के साथ मनाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उस रात जाने से मना कर दिया होता, अगर मैं और जोर से अपने दोस्तों को समझाया होता, तो क्या संजय आज जीवित होता। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि उसकी याद को जिंदा रखूं और लोगों को चेतावनी दूं कि प्रकृति और अज्ञात शक्तियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हम इंसान सब कुछ नहीं जानते। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। कुछ चीजें विज्ञान से नहीं समझाई जा सकती। कुछ रहस्य ऐसे हैं जो सदियों से छिपे हुए हैं और शायद हमेशा छिपे रहें। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं अब पहले जैसा लापरवाह नहीं रहा। मैं हर चीज को सोच समझ कर करता हूँ और बुजुर्गों की बातों को गंभीरता से लेता हूँ। उन्हें सदियों का अनुभव है और वे अंधविश्वास से नहीं, बल्कि असली अनुभवों से सीखे हुए ज्ञान से बात करते हैं। अब मैं युवाओं को भी यही सलाह देता हूँ। जब कभी स्कूल में बच्चे पूछते हैं कि काला तालाब में क्या हुआ था, तो मैं उन्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। शुरू में वे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें अपनी आंखों में देखकर कहता हूँ कि ये सच है, तो वे समझ जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई और वही गलती करे जो हमने की थी।
मैं नहीं चाहता कि किसी और का दोस्त, भाई या बेटा उस तरह मरे जैसे संजय मरा। दर्द, पछतावा और डर के साथ जीना बहुत मुश्किल है। हर रात जब मैं सोने जाता हूं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि संजय की आत्मा को शांति मिले। मैं उससे माफ़ी मांगता हूं कि मैं उसे नहीं बचा सका। काश मैं और मजबूत होता, काश मैं उसे पानी में जाने से रोक सकता। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती है। घाव भले ही कभी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन हम जीना सीख जाते हैं। अनिल ने पिछले साल शादी कर ली और विकास की भी अगले महीने सगाई हो रही है। वे दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं। स्कूल में पढ़ाना मुझे सुकून देता है। बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। उनकी मासूमियत, उनकी हंसी मुझे उस अंधेरे से बाहर निकालती है। काला तालाब अब शांत है। वहां अब कोई खतरा नहीं है। बाबा ने जो किया उससे वो जगह पवित्र हो गई। अब वहां पक्षी चहचहाते हैं, कमल के फूल खिलते हैं और पानी साफ दिखता है। लेकिन मैं जानता हूं कि उस तालाब की तलहटी में क्या हुआ था। वहां की मिट्टी में मेरे दोस्त का खून मिला है। वहां की हवा में उसकी आखिरी चीख गूंजती है और मैं ये कभी नहीं भूल सकता। शायद ये कहानी सुनकर लोग डर जाएं, शायद लोग सोचें कि ये सब काल्पनिक है, लेकिन मैं गवाह हूं। मैं वहां था, मैंने अपनी आंखों से सब देखा और मैं चाहता हूं कि हर कोई सावधान रहे। प्रकृति में बहुत कुछ छिपा है, अज्ञात शक्तियां मौजूद हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आज जब मैं ये कहानी लिख रहा हूं तो मेरे हाथ कांप रहे हैं। वो सब याद आ रहा है, वो खौफनाक रात, वो भयानक जीव, मेरे दोस्त की चीख और वो लाल आंखें। मैं रो नहीं रहा हूं क्योंकि अब आंसू सूख चुके हैं। बस एक खालीपन रह गया है जो कभी नहीं भरेगा। संजय की जगह कोई नहीं ले सकता। वो हमारा भाई था, हमारा दोस्त था और अब वो नहीं है। बस यादें रह गई हैं और एक सबक कि कभी भी प्रकृति की चेतावनियों को नजरअंदाज मत करो, कभी भी लापरवाही मत दिखाओ और सबसे जरूरी, अपने बुजुर्गों की बात सुनो। उनकी हर बात में एक वजह होती है, एक अनुभव होता है। अगर मैंने उस रात अपनी माँ और सरपंच की बात मानी होती तो शायद आज संजय मेरे साथ होता। शायद हम साथ में दिवाली मना रहे होते, साथ में हंस रहे होते। लेकिन अब ये सब सिर्फ कल्पना है। हकीकत यह है कि वो हमेशा के लिए चला गया और मैं इसके साथ जीना सीख रहा हूं। धनपुरा गांव अब पहले जैसा ही है। लोग अपने काम में लगे हैं, खेती होती है, त्योहार मनाए जाते हैं और जिंदगी चलते रहती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस रात को याद करते हैं और चुपचाप प्रार्थना करते हैं। काला तालाब के पास अब कम ही लोग जाते हैं, खासकर रात में। एक अनकही समझ बन गई है कि उस जगह का सम्मान करना है। और मैं अब भी यही हूं, इसी गांव में, इसी तालाब के पास। हर रोज स्कूल जाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं और शाम को मां के साथ खाना खाता हूं। एक साधारण जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन मेरे भीतर एक तूफान है जो कभी शांत नहीं होता। मैं हर दिन उस रात को याद करता हूं और खुद से सवाल पूछता हूं कि क्या मैं कुछ अलग कर सकता था? क्या मैं अपने दोस्त को बचा सकता था? जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल हमेशा रहेंगे। ये कहानी खत्म हो रही है, लेकिन मेरी जिंदगी में इसका असर हमेशा रहेगा। संजय की याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। काला तालाब का वो डरावना रात हमेशा मेरे दिमाग में रहेगी। और वो भयानक पांडुब्बा, वो काल नाग जो अब मर चुका है, लेकिन जिसका खौफ आज भी मेरे रोम रोम में है। मैं चाहता हूं कि जो भी ले कहानी पढ़े या सुने वो समझे कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी। और अगर आप कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुने जहां कुछ अजीब होता है, जहां लोग जाने से डरते हैं, तो कृपया उस चेतावनी को गंभीरता से लें। अपनी जिज्ञासा या साहस दिखाने की जिद में अपनी जान मत गवाइए। कुछ रहस्य ही रहने दिए जाने चाहिए, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए और कुछ तालाब अकेले ही छोड़ दिए जाने चाहिए। ये थी मेरी कहानी, राजेश कुमार की कहानी, जो धनपुरा गांव के काला तालाब के पांडुब्बा से लड़ा और अपना सबसे अच्छा दोस्त खो बैठा। जीवन बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखिए और हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। प्रकृति का सम्मान करिए, अज्ञात का सम्मान करिए और अपने बुजुर्गों की सुनिए। वे अनुभव से बोलते हैं, अंधविश्वास से नहीं। आज रात जब मैं सोऊंगा तो फिर से वही सपना आएगा, वही तालाब, वही काला पानी, वही लाल आंखें और वही चीख। लेकिन मैं अब इसके साथ जीना सीख गया हूं। ये मेरी सजा है, अपने दोस्त को नहीं बचा पाने की सजा, और मैं ये सजा पूरी जिंदगी भुगतूंगा।
भगवान संजय की आत्मा को शांति दे और सबको इस भयानक दुनिया की असलियत से बचाए। नमस्कार।